ईरान युद्ध में पहली बार कोई अमेरिकी फाइटर जेट ईरान की जमीन पर क्रैश हुआ। अमेरिका का F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट डीप स्ट्राइक यानी ईरान के अंदर तक घुसकर हमला करने में सक्षम। अमेरिकी F-15E को 2 क्रू मेंबर उड़ाते हैं, इसमें एक पायलट और दूसरा वेपन सिस्टम ऑफिसर होता है। वेपन ऑफिसर फाइटर जेट में सभी हथियार, सेंसर और मिशन सिस्टम को संभालता है, यानी पायलट विमान उड़ाता है और वेपन सिस्टम ऑफिसर टारगेट को तलाश करके हथियार से उसे नष्ट करता है। यह F-15 कॉम्बैट स्ट्राइक मिशन पर था। अमेरिका और इजराइल ईरान के सैन्य ठिकानों, मिसाइल साइटों और न्यूक्लियर सुविधाओं पर हमले कर रहे हैं। ये जेट उसी हमले का हिस्सा था। ईरान के खुजिस्तान प्रांत के पास ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने F-15E को सफलतापूर्वक निशाना बनाया। माना ही जा रहा है कि 2.5 मैक की रफ्तार से चलने वाली एक रशियन मिसाइल से इसको निशाना बनाया। प्लेन क्रैश होता है, इसके दोनों क्रू मेंबर्स इजेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद शुरू होता है अमेरिका का मिशन इम्पॉसिबल। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि कैसे ईरान की जमीन पर ईरान से पहले अमेरिका अपने दोनों क्रू मेंबर्स तक पहुंचा। जिस वक्त अमेरिकी पायलट्स ईरान के अंदर गिरे, अमेरिका के राष्ट्रपति युद्ध की मानसिक थकावट को दूर करने वीकेंड की छुट्टी पर जा रहे थे। एक खबर आई और व्हाइट हाउस से लेकर पेंटागन तक सब अलर्ट मोड पर चले गए। छुट्टी कैंसिल हुई और ट्रंप ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुला ली। इस मीटिंग में राष्ट्रपति ट्रंप, रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट, CIA चीफ और अमेरिका के बड़े जनरल शामिल हुए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पायलट्स रेस्क्यू का प्लान मांगा। इसके बाद CIA चीफ ने मीटिंग में ट्रंप को पूरा प्लान समझा दिया, जिसके बाद ट्रंप ने आदेश दिया जितने एयरक्राफ्ट, जितने कमांडोज, जितने हथियार लग जाएं, अमेरिकी पायलट ईरान के हाथ नहीं लगने चाहिए। व्हाइट हाउस के संदेश के बाद अमेरिका की रेस्क्यू टीम ईरान के अंदर घुस गई। किसी भी पायलट को जिसने इजेक्ट किया हुआ है एनिमी टेरिटरी में, वहाँ से रिकवर करना किसी भी देश के एयरफोर्स या आर्मी के लिए एक बहुत ही मुश्किल कार्यक्रम है। ऐसे इंसिडेंट्स बहुत कम हुए हैं जहां हमने रिकवर कर लिया है। ईरान के खुजिस्तान प्रांत के पास जिस इलाके में दोनों अमेरिकी पायलट गिरे, वो पहाड़ों के पास का जंगली इलाका है, जहां आबादी के नाम पर ईरानी कबायली रहते हैं। यहाँ खड़ी चट्टानें और घने जंगल हैं। ये इराक और फारस की खाड़ी के पास का दुर्गम इलाका है, जहाँ छिपना आसान है, लेकिन किसी की तलाश करना काफी मुश्किल है। अमेरिकी विमान के पायलट और वेपन ऑफिसर दोनों अलग अलग जगहों पर पैराशूट से लैंड हुए थे। ईरानी मीडिया ने अमेरिकी फाइटर जेट के मलबे और इजेक्ट सीट की तस्वीर भी जारी कर दी थी, यानी ईरानी एजेंसियां क्रैश और पायलट की ड्रॉप लोकेशन तक पहले पहुंच गईं। लेकिन F-15E के पायलट तक पहले अमेरिका पहुंचा। डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद 7 एयरक्राफ्ट्स को इस काम में डिप्लॉय किया गया, लेकिन इसमें 2 थे बेहद अहम, HC-130J और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर। दोनों का रोल बहुत ज्यादा क्रूशियल, क्योंकि निचली ऊंचाई पर उड़ान भरना, पायलट को तलाशना और रेस्क्यू करना लगभग असंभव काम दुश्मन की जमीन पर। F-15E के मलबे तक पहले ईरान पहुंचा, लेकिन अपने पायलट तक पहले पहुंचा अमेरिका। अमेरिका ने पायलट की तलाश के लिए जो कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू मिशन शुरू किया, उसमें SC-130J कॉम्बैट किंग 2 विमान शामिल था। ये लंबी दूरी तक उड़ सकता है और दुश्मन वाले इलाके में भी काम कर सकता है। इसमें थर्मल कैमरे और सेंसर लगे हैं, जो रात में भी जमीन पर लोगों को तलाश कर सकते हैं। SC-130J रात में बिना लाइट जलाए उड़ान भर सकता है, ताकि दुश्मन इसे देख न सके। इसमें फ्लेयर्स जैसे डिफेंस सिस्टम है, जो मिसाइलों से बचाने में मदद करते हैं। इससे बड़ी संख्या में कमांडो ऑपरेशन के लिए सैनिकों को पैरा ड्रॉप किया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है, ये हेलीकॉप्टरों में हवा से ईंधन भर सकता है। हेलीकॉप्टरों की रेंज कम होती है, इसलिए SC-130J उन्हें ईंधन देकर ज्यादा दूर तक भेजता है और वापस लाता है। ईरान के आसमान से ईंधन भरने वाली ये तस्वीर भी सामने आई थी। ईरान के SC-130J का साथ दिया US-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर ने, जो 2 इंजन वाला मजबूत हेलीकॉप्टर है, इसलिए भारी लोड यानी लगभग 11 सैनिकों या घायलों को ले जा सकता है। इसमें एक्स्ट्रा ईंधन टैंक, मेडिकल किट्स, हथियार और रस्सी से उठाने वाला सिस्टम लगा होता है। ये ट्रूप्स को ले जाने, हमला करने, घायलों को निकालने और स्पेशल ऑपरेशंस में इस्तेमाल होता है। अपाचे हेलीकॉप्टर का काम ये था कि सप्रेसिव फायर करना और दुश्मन के सिर को नीचे रखना और अपने ट्रूप्स को, कमांडोज को सुरक्षित लैंड कराना, फिर पिकअप करना और एकदम से इविक्ट करना वहाँ से, ताकि वो ज़्यादा देर उधर ना रहे।
इन मुख्य रेस्क्यू एयरक्राफ्ट के अलावा अमेरिका के F-16 फाइटर जेट्स, MQ-9 रीपर ड्रोन और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर सपोर्ट भूमिका थे। इसके अलावा A-10 थंडरबोल्ट अटैक एयरक्राफ्ट भी क्लोज एयर सपोर्ट के लिए मौजूद था, जो ईरानी फायर से डैमेज हो गया। इस रेस्क्यू के दौरान ईरानी पुलिस के जवानों ने ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पर भी फायरिंग की, लेकिन ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को पायलट की लोकेशन मिल गई थी। खतरे के बीच एक अमेरिकी पायलट को फौरन रेस्क्यू कर लिया। अमेरिका ने आधी जंग जीत ली थी, लेकिन आधी जंग बाकी थी। पायलट को रेस्क्यू कर लिया गया था, लेकिन वेपन सिस्टम ऑफिसर जो कि कर्नल रैंक अधिकारी था, उसका कोई पता नहीं चल पा रहा था, तलाश जारी थी। तो दूसरी तरफ ईरान की सेना, IRGC और स्थानीय कबीले जंगलों में इन दोनों के ढूंढने के लिए जुट चुके। ईरान के लोग अगर अमेरिकी पायलट को तलाश करने पहाड़ों और जंगलों में तेजी से घुसने लगे, तो इसकी सबसे बड़ी वजह उस इनाम का लालच था, जिसका ऐलान ईरान की सरकार ने ईरानी मीडिया के जरिए किया। $60,000 के इनाम के ऐलान के बाद स्थानीय लोग पहाड़ों और जंगलों के रास्ते अमेरिकी पायलट्स की तलाश में निकल गए और दूर दराज के लोग अपनी कारों से यहाँ पहुँचने की कोशिश करने लगे, जिसकी वजह से लंबा जाम भी लग गया। एक तरफ हजारों ईरानी लोग पायलट की तलाश कर रहे थे, दूसरी तरफ अमेरिकी रेस्क्यू टीम भूसे के ढेर में सुई की तलाश कर रही थी। अभी चीज़ें तो काफ़ी एडवांस हो गई है, टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस हो गई है। इसी के अकॉर्डिंगली उन्होंने अपना डिसीजन लेके कहाँ छिपा है, कितना दूर जाना है, कहाँ जाना है, वो लिया होगा जो उसके इंटरेस्ट में था, और उसके अच्छे डिसीजन की वजह से ही अगर रिकवर हो गया है तो ये रिजल्ट आपके सामने है। अमेरिका के लिए पायलट को तलाश करने से पहले उसको सुरक्षित रखने की चुनौती भी थी। इसके लिए CIA ने ईरान में गुप्त ऑपरेशन शुरू किया। ईरान के अंदर हजारों लोग इन पायलट्स को ढूंढ रहे थे। खतरा बड़ा था, चुनौती बड़ी थी, और इसीलिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने एक प्लान बनाया। प्लान था ईरान के अंदर एक अफवाह फैलाने का। यह अफवाह फैलाई गई कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी दोनों को रेस्क्यू कर चुकी है और अब जमीन के रास्ते उनको ईरान से बाहर लेकर के जाया जा रहा है। प्लान ने काम किया। ईरान की एजेंसी चौकन्ना हो गई और ईरान से बाहर जाने वाले सभी रास्तों पर निगहबानी बढ़ा दी गई। और इसी बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसीज ने अपनी विशेष क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए इनकी तलाश जारी रखी। अमेरिकी पायलटों को दुश्मन के इलाके में फंसने की परिस्थिति से निपटने के लिए विशेष ट्रेनिंग दी जाती है, जिसे सेरे कहते हैं। और इसी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके अमेरिकी पायलट ने खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश शुरू की। प्लेन से इजेक्ट करने वाले अमेरिकी पायलट के पास एक सर्वाइवल किट भी थी। इसमें रेस्क्यू टीम को सिग्नल देने के लिए शीशा और फ्लेयर होते हैं। दिन में शीशे और रात में अपने हेलीकॉप्टर दिखते ही फ्लेयर्स का इस्तेमाल करना होता है। इस सर्वाइवल किट में एक कंपास और दुश्मन के इलाके का मैप भी होता है। इसके अलावा थोड़ा पानी और कुछ खाने पीने का सामान होता है। पायलट की आत्मरक्षा के लिए इस किट में पिस्टल और एक मेडिकल किट भी रखी जाती है। अपनी ट्रेनिंग के मुताबिक ये पायलट दिन में एक पहाड़ की दरार में छिप गया और रात होते ही खुद को बचाने के लिए 7000 फीट की पहाड़ी के ऊपरी हिस्से पर चला गया ताकि पकड़ा न जाए। इधर अमेरिकी फोर्सेस ने उस लोकेशन पर जाने वाली सड़कों को तोड़ दिया ताकि IRGC की मदद रुक सके। एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होता है ये, और इसमें जो भी उपकरण का इस्तेमाल होगा, और अमेरिका तो आपको पता है टेक्नोलॉजिकली सबसे ज़्यादा एडवांस्ड है वो मिलिट्री फील्ड में, सब कुछ इस्तेमाल किया होगा, और इसी वजह से ये ऑपरेशन बिल्कुल कामयाब रहा है। अपने पास मौजूद सर्वाइवल किट से अमेरिकी पायलट ने रेस्क्यू ऑपरेशन करने आई टीम को सिग्नल दे दिया था। रेस्क्यू टीम को मालूम चल गया था पायलट कहां पर मौजूद है। उसे रेस्क्यू करने के लिए कम से कम 30 कमांडोज ईरान की धरती पर पैरा ड्रॉप किए गए। कुछ रिपोर्ट्स में यह संख्या 100 तक बताई गई है, लेकिन अमेरिकी हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट की गतिविधियों से ईरानी सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हो गई। 3 अप्रैल को अमेरिकी पायलट ईरान में गिरा था और 5 अप्रैल की सुबह सूरज निकलने से पहले उसे बचाने या गंवाने के लिए आखिरी लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें अमेरिका को जीत मिली। अमेरिका के लिए ईरान में पायलट की खोज सिर्फ एक मिशन नहीं था, उसके सम्मान की लड़ाई थी। अमेरिकी पायलट की लोकेशन मिलने के बाद सुबह सुबह पायलट को निकालने का फाइनल मिशन लॉन्च किया गया। अमेरिका के सबसे घातक कमांडो पैरा ड्रॉप होकर उस इलाके में उतरे जहां अमेरिकी पायलट मौजूद थे। इस दौरान अमेरिकी फाइटर जेट और अपाचे हेलीकॉप्टर्स ईरानी खतरों से उनकी रक्षा कर रहे थे।
इस पूरे ऑपरेशन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप मिनट टू मिनट अपडेट ले रहे थे। जैसे ही CIA को पहले पायलट की लोकेशन के बारे में पता चला, फौरन पेंटागन और व्हाइट हाउस सूचित किया गया। डोनाल्ड ट्रंप समेत पूरी टीम अलर्ट पर थी। डोनाल्ड ट्रंप ने फौरन रेस्क्यू का आदेश दिया, पेंटागन ने ग्राउंड फोर्सेस को आदेश दिया और इस पूरे ऑपरेशन के दौरान CIA रियल टाइम इंटेलिजेंस इनपुट दे रही थी। लेकिन CIA ने पहले पायलट की लोकेशन का पता कैसे लगाया, ये कहानी भी अपने आप में बहुत दिलचस्प है। अमेरिकी पायलट के सर्वाइवल किट में एक छोटा रेडियो था जो लिमिटेड और कोडेड सिग्नल भेजता है ताकि दुश्मन इसे इंटरसेप्ट ना कर सके। लेकिन CIA और अमेरिकी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने मिलकर इस सिग्नल को डिकोड किया। सैटेलाइट से सिग्नल वाले इलाके को स्कैन किया गया। पायलट की मौजूदगी के शक वाले एरिया को धीरे धीरे छोटा किया गया। इस दौरान अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन निगरानी करके कोई हलचल, थर्मल सिग्नेचर या मूवमेंट ट्रैक करने की कोशिश करता रहा। पैसिव इंटरसेप्ट होता है, सिग्नल महसूस होता है, और ना उस सिग्नल को लोकेट करके उसको लोकेट करने के लिए जो नई टेक्नोलॉजी आई है कि कहाँ पर है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इस तरीके से इसमें भी काफ़ी एडवांसमेंट हुआ है एंड ये तरीका सामने आ गया। ये एडवांसमेंट, ये जो टेक्नोलॉजी है, बहुत कम देशों के पास है। इसके बाद पायलट की ट्रेनिंग के हिसाब से अंदाजा लगाया गया वो कहाँ छिपा होगा। रेडियो सिग्नल और थर्मल स्कैनिंग के बाद पायलट की लोकेशन पुख्ता हुई। फिर आसमान से US कमांडोज पैराड्रॉप किए गए। इस पैराड्रॉप की खबर ईरानी एजेंसियों को भी लग गई और इस दौरान बेसिज मिलिशिया और अमेरिकी कमांडोज के बीच भीषण गोलीबारी हुई। भारी गोलीबारी के बीच स्पेशल फोर्स पायलट को सुरक्षित निकाल कर ले गई। आपको हर चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आपको पायलट को देखना है वो कहाँ पर है, उसको उस न्यूक जगह पे पहुँचना है। लेकिन इस दौरान जो भी समय आप वहाँ लगाते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, तो आपको तो दुश्मन का सामना करना ही पड़ेगा। इसीलिए फायर फाइट हुआ है वहाँ पर। ये ऑपरेशन सिर्फ अमेरिका के लिहाज से नहीं, बल्कि विश्व के युद्ध इतिहास में एक अनोखा ऑपरेशन है। ईरान के दुर्गम परिस्थितियों में, भौगोलिक परिस्थितियों में, उसके बीच ड्रोन और मिसाइलों से हमले की आशंका के बीच दो पायलट्स का दो अलग अलग जगह से रेस्क्यू करना बहुत आसान नहीं था। हालांकि इस ऑपरेशन में नुकसान को लेकर के अमेरिका और ईरान की तरफ से अलग अलग दावे भी पेश किए जा रहे हैं। हमने आपको इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल अमेरिका के HC-130J कॉम्बैट किंग 2 विमान के बारे में बताया था, जो अमेरिकी C-130 का एक उन्नत रूप होता है। ईरान ने दावा किया उसने अमेरिका के 2 C-130 और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया। हालांकि अमेरिका ने इस दावे को गलत बताया है। अमेरिका के मुताबिक उनके विमान लैंडिंग के बाद रेत में फंस गए थे और विमानों की तकनीक ईरान के हाथ न लगे, इसलिए अमेरिकी सेना ने उनको खुद नष्ट कर दिया। इनके मलबे की तस्वीर ईरानी मीडिया में जारी हुई। बाद में अमेरिका ने 3 नए विमान भेजकर अपने सैनिकों को निकाला। इस सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सिर्फ अमेरिकी सेना नहीं, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जोश भी काफी हाई है। अगर अमेरिका का पायलट ईरान के हाथ लग जाता तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए हालात बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाते, क्योंकि पायलट को बचाने के लिए अमेरिका के लोग ईरान युद्ध को रोकने की मांग करते और इस युद्ध के दौरान ईरान को कमजोर करने के डोनाल्ड ट्रंप के दावे खोखले साबित होते। लेकिन अब ट्रंप बहुत उत्साहित है। ट्रंप ने इस ऑपरेशन के सफल होने की जानकारी देते हुए कहा, मेरे निर्देश पर अमेरिकी सेना ने दर्जनों विमानों को भेजा जो दुनिया के सबसे घातक हथियारों से लैस थे, ताकि उसे वापस लाया जा सके। उसे कुछ चोटें आई हैं, लेकिन वो ठीक हो जाएगा। ये सैन्य इतिहास में पहली बार है कि 2 अमेरिकी पायलटों को दुश्मन के इलाके में अलग अलग समय पर बचाया गया। हम कभी भी किसी अमेरिकी योद्धा को पीछे नहीं छोड़ते। वास्तव में हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन, सबसे पेशेवर और सबसे घातक सेना है। आर्टिस्ट ह्यूल हैप, इनके पास कुछ कहने के लिए हो गया है कि मैं अपने पायलट को नहीं छोड़ा, और जो अमेरिका की नीति है कि हम अपने जवानों को कहीं छोड़ते नहीं है, जहां भी होगा रिकवर करने की कोशिश करते हैं, इस बार हम सफल हैं। इस ऑपरेशन के बाद अमेरिकी सेना की धाक पूरी दुनिया में जमी है। इस ऑपरेशन को वॉर हिस्ट्री का सबसे मुश्किल सफल ऑपरेशन माना जा रहा है, जिससे ईरान में ऐसे दूसरे ऑपरेशन का रास्ता भी खुल सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर भी इस ओर इशारा कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी क्रैश के बाद दुनिया में अपने पायलट्स को दुश्मन की जमीन से सही सलामत निकालने के उदाहरण मौजूद हैं। बीती सदी में सबसे ज्यादा युद्ध अमेरिका ने लड़े हैं। दूसरे देशों में ऑपरेशन करने के अनुभव के साथ साथ अमेरिका ने सबसे ज्यादा जोखिम भी उठाए।
दुश्मन की जमीन से अपने पायलट या जवान को बचाकर लाना, यानी कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू दुनिया में सबसे खतरनाक सैन्य गतिविधियों में से एक माना जाता है। लेकिन ऐसा ही एक रेस्क्यू ऑपरेशन अमेरिका वियतनाम में कर चुका है और रूस ने भी सीरिया से अपने पायलट को कुछ ऐसे ही रेस्क्यू किया था। वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका ने यूएस बैट 21 रेस्क्यू मिशन को अंजाम दिया। 1972 में अमेरिकी पायलट जीन हैम्बल्टन का विमान दुश्मन के इलाके यानी नॉर्थ वियतनाम में गिर गया। 11 दिन तक पायलट छिपा रहा। उससे अमेरिकी सेना ने लगातार रेडियो के जरिए संपर्क रखा। 50 से ज्यादा एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स लगाए गए। इस रेस्क्यू के दौरान 5 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए, लेकिन पायलट बच गया। ये वियतनाम वॉर का सबसे कठिन रेस्क्यू माना जाता है। वियतनाम में ही अमेरिका ने एक कैद पायलट को छुड़वाने के लिए ऑपरेशन आइवरी कोस्ट चलाया था। लगभग 56 कमांडोज ने रात में हमला किया, लेकिन पायलट को पहले ही हटा दिया गया था। यह ऑपरेशन फेल हो गया। अमेरिका के अलावा रूस ने सीरिया में अपने सुखोई 24 के पायलट को रेस्क्यू किया था। 2015 में तुर्की ने यहाँ रशियन जेट को मार गिराया। 2 पायलट्स इजेक्ट हुए। रशियन स्पेशल फोर्स ने कार्रवाई की, जिसमें एक पायलट की मौत हुई और एक को बचाने में सफलता मिली। यानी जोखिम भरे ऐसे ऑपरेशंस में हमेशा सफलता नहीं मिलती, लेकिन जब सफलता मिलती है तो इतिहास में शामिल हो जाती है।